नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज के इस एपिसोड में, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे? आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11 ज्योग्राफी की और डिस्कस करेंगे हम क्लास 11 जियो भूगोल के कंप्लीट मैप वर्क सिलेबस को और उसके सॉल्यूशन को। जहां तक जियो की बात है, जहां तक भूगोल की बात है, अगर इससे हम मैप वर्क को अलग कर दें तो हमारी ज्योग्राफी, हमारा भूगोल है वो फीका हो जाएगा, उसका जायका बिगड़ जाएगा। उसके बाद ज्योग्राफी भूगोल क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर हमें ज्योग्राफी के कंसेप्ट को समझना है तो हमें मैप वर्क को समझना पड़ेगा। अगर हमें ज्योग्राफी के साथ अपना बॉन्ड क्रिएट करना है, अगर हमें ज्योग्राफी में इंटरेस्ट अगर अपना डेवलप करना है तो हमें मैप वर्क को समझना पड़ेगा। अगर हमें ज्योग्राफी को अपनी डे टू डे लाइफ के साथ कनेक्ट करना है तो हमें मैप वर्क को समझना पड़ेगा। अगर हमें ज्योग्राफी के कंसेप्ट को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाना है, लॉन्ग टर्म तक याद रखना है, तो उसके लिए हमें मैप वर्क को समझना पड़ेगा। मैप वर्क मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल होता है एज ए जियो स्टूडेंट। जैसा कि आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि अगर आपके पास ज्योग्राफी है, इट मीन्स दैट आपका जियो में इंटरेस्ट है, और अगर आपका इंटरेस्ट है तो मैप वर्क हमारा सुपर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जैसा कि बाकी सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स है वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, बाकी टीचर्स है वो भी आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई आप जियो के स्टूडेंट्स हो तो आपकी मैप वर्क की स्किल्स है वो बहुत अच्छी होगी, बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। और तो ज़रूरी है कि मैप वर्क जो कि जियो का ही एक पार्ट होता है, उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हमारे करेक्ट होने चाहिए। जब आपके मार्क्स मैप वर्क में डिडक्ट होते हैं, जब आपके मार्क्स है वो कटती हैं भूगोल में, तो एग्जैक्टली अगर बात की जाए तो मार्क्स नहीं कटते, आपका नाक कट जाता है, क्योंकि ज्योग्राफी के हम स्टूडेंट्स हैं, हमारी मैप स्किल्स है वो तो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। जब हम मैप स्किल्स की बात करते हैं तो उसमें 3 स्टेप्स आते हैं। उसको अगर हमें डेवलप करना है तो उसमें 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या लोकेट करना है। ओके, यानी कि हमारे पास सिलेबस होना चाहिए कि हाँ ये पॉइंट्स बन रहे हैं। जैसे हम 11th क्लास की बात करें तो हमारे पास सिलेबस होना चाहिए कि भाई ये पॉइंट्स बन रहे हैं, इस चैप्टर में से, नेक्स्ट चैप्टर में से ये बन रहा है, इस बुक में से ये बन रहा है, बी बुक में से हमारा ये बन रहा है। वो हमारे पास होने चाहिए ताकि हम उनके ऊपर फोकस कर पाएँ और उनके साथ प्रैक्टिस कर पाएँ। अब दिक्कत क्या आती है, जो क्लास 11th जियो की बात करें तो उसका कोई ऑफिशियली मैप वर्क का सिलेबस हमें इधर उधर से मिल नहीं पाता। यानी कि अगर आप गूगल भी करोगे तो आपको क्या बताया जाएगा कि जनरली चैप्टर्स दिए जाएंगे, कहीं पे मैप वर्क की बात नहीं होगी। वहाँ पे सिर्फ इतना दिया जाएगा कि मैप वर्क है वो 5 मार्क्स का रहेगा बुक बी में से, और 5 मार्क्स मैप वर्क या डायग्राम के रहेंगे आपके बुक ए में से। ओके, इसके अलावा कुछ नहीं दिया जाता। तो यहाँ पे हम क्या डिस्कस करेंगे, हम मैप वर्क के सिलेबस की बात करेंगे चैप्टर वाइज कि क्या कुछ है जो क्लास 11th जियो के मैप वर्क के सिलेबस में। ओके, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें ये पता हो कि हमें क्या लोकेट करना है, यानी कि हमारे पास सिलेबस होना चाहिए। उसके बाद सेकंड जो स्टेप आता है, सेकंड जो स्टेज होती है, उसमें हमें ये पता होना चाहिए कि कहाँ लोकेट करना है, यानी कि सॉल्यूशन भी हमारे पास होना चाहिए। अब सॉल्यूशन होने का मतलब ये नहीं कि हमें ये पता होना चाहिए कि भाई ये यहाँ पे है, कोलकाता यहाँ पे है, मुंबई यहाँ पे है। सिर्फ याद नहीं करना, हमें उसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि हमें मैप कैसा मिलेगा, मैप हमें आउटलाइन मैप मिलने वाला है। ओके, और उसमें जब हम लोकेट करने जाते हैं, क्योंकि उसमें स्टेट बाउंड्रीज या फिर जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज वगैरह नहीं दी जाती, तो उसमें जब लोकेट करते तो हमें लगता है कि ये यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, बहुत सारी गड़बड़ हो जाती है, मैस क्रिएट हो जाता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। ट्वाइस थ्राइस एक बार प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। उसके बाद थर्ड जो स्टेप आता है वो आता है कैसे लोकेट करना है, यानी कि क्या लोकेट करना है, कहाँ लोकेट करना है और कैसे लोकेट करना है। कैसे लोकेट करना मतलब कि हमें पता तो है लेकिन लोकेट कैसे करना, उसमें हम बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं। कुछ कॉमन मिस्टेक्स की बात करेंगे, कुछ कॉमन एरर की बात करेंगे जो हमें नहीं करना है, जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स करते हैं। जब हम क्लास 10th की बात करें या 12th क्लास की बात करें तो जो बोर्ड की आंसर शीट्स है उनको जब हम मार्क करते हैं, चेक करते हैं, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे मिलते हैं जिनका स्कोर थ्योरेटिकल एग्जाम में बहुत अच्छा जा रहा होता है। जब मैप वर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो वहाँ पे उनका 1, 2, 3 मार्क्स है वो डिडक्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर फोकस नहीं किया जाता। इसकी एक और रीज़न भी होता है, जब हम मैप वर्क की बात करें तो हमारी आदत ही कुछ ऐसी होती है, हैबिट ही कुछ ऐसी होती है। हम 9th या 8th क्लास से ये लेकर के चलते हैं कि मैप वर्क है उसको तो बाद में करेंगे। कब करेंगे? एग्ज़ाम डेज आएंगे ना, तब देखेंगे। एग्ज़ाम डेज में भी नहीं हो पाता। उसके बाद सोचते हैं कि फाइनल एग्ज़ाम होंगे तब उससे थोड़ा पहले देख के जाएंगे, तब भी कुछ नहीं हो पाता। हम एग्ज़ाम में पहुंच जाते हैं और उसके बाद तुक्के लगा के आते हैं। जबकि ये मार्क्स जो मैप वर्क के मार्क्स होते हैं वो सबसे ईजी होते हैं, स्कोरिंग होते हैं, लेकिन हम अपने लेजीनेस या फिर यूँ कह लीजिए कि लैक ऑफ स्ट्रेटजी, हम मैप वर्क को लेकर के कोई स्ट्रेटजी नहीं फॉलो करते, इसलिए हमारे वो मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे कि आपके मैप वर्क के जो मार्क्स है वो क्लास 11th में एटलीस्ट ना डिडक्ट हो। ओके,
तो हम सबसे पहले बात करेंगे आपकी बुक बी की, इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट की, और चैप्टर वाइज हम डिस्कस करेंगे आपके मैथ वर्क के सॉल्यूशन को और सिलेबस को। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे आपके बुक ए की। लेट्स बिगिन, चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के इस वीडियो की और डिस्कस करते हैं आपके मैथ वर्क के सिलेबस को। सबसे पहले हम बुक बी की बात करें, इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट की, तो इसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर है इंडिया लोकेशन, भारत स्थिति। इस चैप्टर में से आपका मैथ वर्क का सिलेबस क्या क्या रहेगा, इसमें एक तो आपको पता होना चाहिए इंडिया के स्टेट्स एंड कैपिटल्स अलोंग विद यूटीज। ओके, यूनियन टेरिटरीज भी आपके पास होनी चाहिए, सभी स्टेट्स का आपको पता होना चाहिए और सारी कैपिटल्स आपके पास होनी चाहिए। कैसे पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, जैसे आपको स्टेट दिया जाए तो आपको स्टेट लोकेट करना है, या फिर कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको कैपिटल दी गई है और आपको ये लोकेट करना है उसका स्टेट। ओके, तो ये आपके टिप्स के ऊपर होना चाहिए। वैसे ये 6th क्लास का क्वेश्चन है जहां से हमारी जियो की शुरुआत होती है। उसके बाद सेकंड जो रहेगा वो रहेगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ओके, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दैट डिवाइड्स इंडिया इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल हाउस में हमें डिवाइड करती है, और ये 8 स्टेट से होकर के जाती है, तो इसको हमें लोकेट करना पूछा जा सकता है। और थर्ड जो आपका टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन। ओके, ये हमें लोकेट करना आना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम इंडिया के स्टेट्स एंड कैपिटल्स की बात कर लेते हैं। इसमें जहाँ पर कंफ्यूजिंग है उसको हम थोड़ा सा अलग से भी देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो जैसा कि विजिबल है आपकी स्क्रीन के ऊपर, सबसे पहले ये लद्दाख आ जाता है, दैट इज़ नाउ यूटी। ओके, और यहाँ पे जम्मू कश्मीर है, ये भी अब यूटी है। ओके, ये जो लाइन ऊपर की तरफ से आ रही है उसको ही हम सीधा लेके जाएं तो ये हमारा एक साइड में जम्मू कश्मीर रह जाएगा और ऊपर की साइड में हमारा लद्दाख रह जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हिमाचल आ गया, एचपी आ गया, देन पंजाब, यहाँ पे आपका हरियाणा हो गया, देन नीचे की साइड में आए तो राजस्थान, ये ईजिली सभी को पता होता है। उसके बाद गुजरात, देन महाराष्ट्र। उसके बाद अगर हम चलें इस साइड में तो यहाँ पे आपका उत्तराखंड हो जाएगा, यहाँ पे आपका यूपी, उसके बाद मध्य प्रदेश, बिहार, देन झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, और यहाँ पे आपका वेस्ट बंगाल हो गया। अब हम साउथ की तरफ चलेंगे। साउथ की तरफ अगर देखें तो कौन से स्टेट्स हमारे रह गए, तो सबसे पहले महाराष्ट्र दिया गया। महाराष्ट्र से अगर हम नीचे की साइड में चलेंगे तो यहाँ पे छोटा सा हमारा गोवा मिलेगा। ओके, ये कर्नाटका हो गया, देन केरला, देन यहाँ पे आपका तमिलनाडु है, ये आपका आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना, देन यहाँ पर आपका उड़ीसा और छत्तीसगढ़ अगेन आ गए। यहाँ पे आपका हो गया लक्षद्वीप आइलैंड्स, और यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हो गए। ओके, उसके बाद हम थोड़ा सा अलग से देखेंगे, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है वहाँ को लेकर के, वहाँ पर हम स्टेट्स को लेकर के थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं, तो उसको हम अलग से कैसे करेंगे। उससे पहले जम्मू कश्मीर का भी लेटेस्ट मैप है वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि इसको कैसे आपको लोकेट करना है। देखिए यहाँ पे जम्मू कश्मीर है, ये जो लाइन आ रही है इसको अगर हम सीधा ले लें ऑलमोस्ट, तो यहाँ से ये पार्ट है ये जम्मू कश्मीर रह जाएगा, और ऊपर का जो पार्ट है ये हमारा लद्दाख हो जाएगा। ओके, लद्दाख में 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, दिस वन इज़ द ले, ये कंप्लीट ले है, ये कंप्लीट। ओके, और यहाँ पर ये डिस्ट्रिक्ट है जो जम्मू कश्मीर के साथ लगती है, ये हमारी कारगिल डिस्ट्रिक्ट आ जाती है। ओके, तो ये हो गया जम्मू कश्मीर का अलग से, जम्मू कश्मीर और लद्दाख का अलग से मैप दिया गया। उसके बाद हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करेंगे। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को लेकर के थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को अगर हम देखें तो यहाँ पे आपका सिक्किम आ जाएगा। सिक्किम को आइडेंटिफाई करना, लोकेट करना ज़्यादा इजी रहता है, क्योंकि हमें पता है कि वो अलग से है, सेपरेट है, नेपाल और भूटान के बिल्कुल बीच में सैंडविच की तरह। उसके बाद यहाँ पे आपका अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा, दिस वन इज़ द असम, जो कि टी की शेप में है, टी के लिए ही फेमस है। देन दिस वन इज़ द मेघालय। नीचे की तरफ जाएं तो यहाँ नागालैंड है, उसके बाद मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा आ जाएगा। यहाँ पे दिक्कत क्या आती है, दिक्कत ये आती है कि जैसे हम नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में जाते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा कहाँ पर है। तो इसको आप कैसे याद कर सकते हो, एक ईजी सा मैं ट्रिक आपको बताता हूँ। जैसे इसको आप लिख सकते हो अनाम मित्र, हिंदी में अगर लिखे अनाम मित्र, तो सबसे पहले ए से अरुणाचल प्रदेश होगा, उसके नीचे ना से नागालैंड रहेगा, उसके नीचे मै से मणिपुर रहेगा, उसके नीचे मी से मिजोरम रहेगा, और उसके नीचे त्रै से त्रिपुरा रहेगा। यानी कि इसे सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आप कर पाओगे, कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, अनाम मित्र, तो ये हो गया हमारी स्टेट्स, कैपिटल्स एंड यूटीज एटसेट्रा। ये आपका 6th क्लास का बेसिक सी चीज़ है, इसलिए यहाँ पर हम ज़्यादा फोकस नहीं करें, तो होपफुली आपको ये सब कुछ पहले से पता होगा। उसके बाद 2 और पॉइंट रहेंगे आपके फर्स्ट चैप्टर में से जो मैथ वर्क के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। क्या क्या रहेगा इसमें, हमें जो लोकेट करना है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और स्टैंडर्ड मेरिडियन।
इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन दोनों को लोकेट करना है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें तो ये हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। कहाँ से जाएगी, यहाँ पे पाकिस्तान की बॉर्डर आ जाती है, ओके, उसकी कोस्ट लाइन आ जाती है, तो वहाँ से ये शुरू होगी और इसको आप स्केल से सीधा इस पॉइंट से मिला सकते हो। सीधा अगर मिलाओगे तो ये थोड़ा सा सीधा ऊपर की तरफ जाएगा और जो लाइन लगाएंगे ना वो थोड़ा सा ऐसे नीचे की तरफ हमें लगानी, यानी कि यहाँ से एक डॉट लगाया, एक यहाँ पे लगाया और उसके बाद इसके नीचे से थोड़ा सा ले लोगे क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। क्लियर, इस टाइप से आप इसको लोकेट कर सकते हो। तो ये आपकी ट्रॉफी ऑफ कैंसर है एंड दैट पासेस थ्रू 8 स्टेट्स। ये 8 स्टेट से होकर के गुजरती है। वो 8 स्टेट्स को कैसे याद रख सकते हैं, छोटे से ट्रिक के थ्रू हम याद कर सकते हैं। जैसे हिंदी में लिखें तो मित्र पर गमछा झाड़, ओके, मित्र पर गमछा, गमछा होता है जो कपड़ा होता है जो आमतौर पे रखा जाता है, साफा कह सकते हैं, गमछा झाड़, ओके। तो इसमें देखिए कैसे वो 8 स्टेट्स आ गए। 8 स्टेट्स की बात करें, मीसो मिजोरम, त्रय से त्रिपुरा, पै से पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल, रै से राजस्थान, गै से गुजरात, मै से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झाड़ से झारखंड हो गया। तो ये इन 8 स्टेट से होकर के गुजर रही है। उसके बाद बात आती है इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन की, जहाँ से हमारा टाइम लिया गया, ओके। कहाँ से होकर के गुजरती है, ये इलाहाबाद के पास है, इलाहाबाद के पास नैनी है, नैनी के पास मिर्ज़ापुर है, वहाँ से होकर के ये गुजरती है यूपी से। तो इसको हम कैसे लोकेट करेंगे, कहाँ से, तो देखिए यहाँ पे इस मैप की अगर बात करें तो इसमें थोड़ा सा टेढ़ा दिया गया, जो आपको एग्जैक्ट मैप मिलेगा तो उसमें ये वाला जो पार्ट है, ईस्टर्न पार्ट है श्रीलंका का, ओके, ये वाला पार्ट है, इसके साथ से सीधी ले सकते हो, ओके। इसको टच करवाते सीधी ले लोगे तो आप इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन है उसको इजीली लोकेट कर पाओगे, ओके। तो ये सब कुछ रहेगा आपके फर्स्ट चैप्टर से, यानी कि फर्स्ट चैप्टर से आपके मैप का सिलेबस बस ना सा ही रहेगा। उसके बाद सेकंड चैप्टर की अगर बात करें तो इसमें से काफ़ी कुछ आपके मैप वर्क के सिलेबस में रहेगा। क्या क्या रहेगा, हमारा सेकंड चैप्टर है स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी। इसमें से क्या कुछ रहेगा, एक तो हमें करनी है माउंटेन रेंजेस, ओके, कौन कौन सी हमें, कराकोरम, ओके, जास्कर हो गया, उसके बाद शिवालिक हो गया, उसके बाद अरावली रेंज हो गई, विंध्याचल, सतपुड़ा, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, ये आपकी माउंटेन रेंज है, पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो हमें करनी है। क्लियर। दूसरी चीज़ क्या है इस चैप्टर में से जो हमें करना है, माउंटेन पीक्स करनी है। कौन कौन सी है, 3 माउंटेन पीक्स है जो आपके सिलेबस में है, वो है आपकी K2, कंचनजंगा और अनाईमुडी। K2 जिसको आप गॉडविन ऑस्टिन भी बोल सकते हो, ओके। उसके बाद थर्ड जो चीज़ है वो दी गई है प्लेट्यूज, पठार दिए गए, छोटा नागपुर प्लेट्यू है, यहाँ पे मालवा प्लेट्यू है, मालवा का पठार है, और डेक्कन प्लेट्यू है, दक्कन का पठार है, ठीक। 3 प्लेट्यूज हमें दिए गए। और फोर्थ जो पॉइंट रहेगा वो है कोस्टल प्लेन्स दिए गए हमें, तटीय मैदान। कौन कौन से कोस्टल प्लेन, कोंकण हो गया, मालाबार हो गया, कोरोमंडल हो गया और नॉर्दर्न सरकार हो गया, ओके। इतना सब कुछ रहेगा सेकंड चैप्टर में से। तो सेकंड जो चैप्टर आपके लिए मैप वर्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए देखते हैं एक एक करके हमें क्या कुछ लोकेट करना है। तो इसमें देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे माउंटेन रेंज जो कि कम है, माउंटेन पीक जो कि कम है, उनकी हम बात कर लेते हैं। पर्वतीय चोटियों की बात करते हैं तो इसमें कंचनजंगा दिया गया है। कंचनजंगा की बात करें तो ये हिमालय की, इंडिया की सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है हिमालय के इंडिया में, ओके। ये सिक्किम में है, बिल्कुल सिक्किम में आप इसको लोकेट कर सकते हो। इसकी टोटल जो हाइट है 8,598 मीटर है, 8,598 मीटर है ये। उसके बाद सेकंड आ जाएगा हमारे यहाँ, देखिए इंडिया से इस साइड से ऐसे मैप बना हुआ है तो उसके पास में आपको लोकेट करना K2 को। K2 है 8,611 मीटर है इसकी हाइट। ये हिमालय में नहीं आती, ये कराकोरम का पार्ट है ये, और ये वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक है और इंडिया की हाईएस्ट माउंटेन पीक है ये, ओके। तो ये दोनों पीक हो गई, KJ हो गई, कंचनजंगा यहाँ पे है, सिक्किम में है। और अगर हम बात करें K2 की तो ये जम्मू कश्मीर में है, जहाँ से इस टाइप से शेप बनी हुई है, जहाँ से इस टाइप से अंदर की तरफ आ रहे हैं, तो वहाँ पर ऐसे हमें लोकेट करना है। क्लियर। उसके बाद तीसरी जो माउंटेन पीक हमें दी गई है हमारे सिलेबस में वो है आपकी अनाईमुडी। अनाईमुडी है वो केरल के लगभग सेंटर पे आप शो करोगे, लगभग सेंटर में है केरल के। ये साउथ इंडिया की हाईएस्ट माउंटेन पीक है, साउथ इंडिया की, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी है। और किसका पार्ट है ये, वेस्टर्न घाट का पार्ट है। इसकी टोटल हाइट है वो 2695 मीटर है, 2695 मीटर के आसपास है, ओके। तो ये 3 माउंटेन पीक है वो आपके सिलेबस में है मैप वर्क में, ओके। अनाईमुडी केरल के सेंटर में शो करोगे, और कंचनजंगा है वो सिक्किम में आपको शो करनी है, और K2 है वो जम्मू एंड कश्मीर में है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे माउंटेन रेंजेस की बात कर लेते हैं, इसमें क्या कुछ दिया गया है। एक तो कराकोरम है हमारे, कराकोरम की बात करें तो यहाँ देखिए इस शेप में ऐसे हम
एक तो हमें देखना है कि शेप कहाँ से है, उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी। तो यहाँ पे आपकी ये कराकोरम रेंज आ जाती है और उसके बिल्कुल नीचे अगर हम जैसे मैप वर्क आपको मिलेगा तो उसमें एक पेंसिल हम रखते हैं बीच में से, तो उसके उतना सा स्पेस दे करके उसके नीचे उसी डायरेक्शन में फैली हुई है हमारी जास्का रेंज। ओके, उसके बाद यहाँ पे शिवालिक आ जाएगा। शिवालिक का क्या है कि देखिए हिमालय है, वहाँ पे 3 पैरेलल सीरीज है, जैसे आप सभी को बताया कि 3 सीरीज है, उसमें से ये आपका हिमाद्री आ जाता है, ये हिमाचल हिमालय एंड दिस वन इज द शिवालिक। यानी कि हिमालय की ये जो 3 पैरेलल सीरीज है उसमें से सबसे अंदर की साइड वाली, इंडिया के अंदर की यानी कि साउदर्न जो सीरीज है वो शिवालिक है। तो शिवालिक को आप इस टाइप से पूरा लेंथ में, यहाँ से यहाँ तक पूरा लेंथ में आप शो करोगे। ओके, उसके बाद अरावली दी गई जो मैप वर्क में बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा बार जो अगर माउंटेन सीरीज पूछी जाती है आपके मैप वर्क में इस चैप्टर से रिलेटेड तो वो रहती है आपकी अरावली सीरीज। अरावली सीरीज यहाँ पे है पूरे राजस्थान में और ये इजीली आप इसको लोकेट कर पाओगे, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। तो ये आपकी अरावली सीरीज है, क्लियर। उसके बाद अगर हम जाएं नीचे की तरफ, अगर हम साउथ की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे हमारी विंध्याचल और सतपुड़ा आ जाएगी। दिस वन इज़ द विंध्याचल। ओके, विंध्याचल है, ये नर्मदा रिवर है उसके नॉर्थ में है और नर्मदा रिवर है उसके साउथ में सतपुड़ा आ जाएगी। विंध्याचल एंड सतपुड़ा यहाँ पे होगी। उसके बाद हमारी 2 और माउंटेन सीरीज दी गई है, ये भी आपके मैप वर्क के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। एक साइड में हमें दिया गया है यहाँ पर, ये आपका शो किया गया यहाँ पे ब्लैक से जो शो किया गया, दिस वन इज़ द वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट है ये आपका। और इस साइड में ये दिया गया आपका ईस्टर्न घाट। देखिए ईस्टर्न घाट है उसको कंटिन्यूस शो नहीं करना, बीच में जैसे गैप दिया गया ना, तो इस टाइप से इसको गैप दे करके शो करोगे। ये थोड़ा सा कोस्ट के पास रहेगी और ये कोस्ट से थोड़ा सा दूर रहेगी, क्योंकि जो हमारा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, पूर्वी तटीय मैदान, वो थोड़ा ज़्यादा चौड़ा रहेगा, ये कम चौड़ा रहेगा, तो ये हमें ध्यान रखना है। और ये कटी फटी भी है तो ये भी हमें ध्यान रखना है। ओके, तो ये हो गई हमारी माउंटेन रेंजेस। उसके बाद हम बात करते हैं आपके प्लेट्यूज़ की। यहाँ पे हमें 3 प्लेट्यूज़ भी लोकेट करने, तो इसमें यहाँ पे अगर इस साइड में ऐसे मान ले, ओके, इस साइड में हम अगर ट्राइंगल के शेप में आ जाएं लगभग, तो यहाँ पे ये हमारा डेक्कन प्लेट्यू आ जाता है। ओके, और इस साइड में ये वाला जो पार्ट है ये हमारा आ जाएगा मालवा का प्लेट्यू। मोटे तौर पे दिखाना है। ओके, ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट ही आप इसको शो करोगे, थोड़ा बहुत 19-20 होता है, 19-20 होता है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये वाला जो पार्ट आ जाएगा यहाँ पे, ये वाला आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू आ जाएगा। ठीक, तो इस टाइप से ये आपके मोटे तौर पे आपको दिखाना है, यानी कि एग्जैक्ट आपको दिखाना है, लेकिन पता होना चाहिए ये हमारा डेक्कन प्लेट्यू है, ये हमारा छोटा नागपुर प्लेट्यू है एंड दिस वन इज़ द मालवा प्लेट्यू। हालांकि एग्जाम में इनके आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम रहेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें कोस्टल प्लेन दिए गए हैं। कोस्टल प्लेन क्या है? तटीय मैदान। उसके अगर कोस्ट की बात करें तो ये हमारा जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, यहाँ से शुरू होकर के यहाँ तक है, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है। सबसे पहले गुजरात से लेकर के यहाँ तक अगर हम गोवा तक बात करें तो ये हमारा कहाँ पे आ जाएगा? ये हमारा कोंकण कोस्ट आ जाएगा। देखिए गोवा में कोंकणी लैंग्वेज बोली जाती है, उसी के बेस पे इसका नाम दिया गया कोंकण कोस्ट। ये सबसे ऊपर आएगा, गुजरात से कहाँ तक? गोवा तक ये फैला हुआ है। क्लियर? उसके बाद ये जो कर्नाटका वाला पार्ट है ये कन्नड़ कोस्ट है, कन्नड़ तट है, ये कन्नड़ कोस्ट है, क्योंकि कर्नाटका में कन्नड़ लैंग्वेज बोली जाती है, उसी बेस पे इसका नाम दिया गया है कन्नड़ कोस्ट। उसके बाद ये जो केरल वाला पार्ट है, यहाँ पे ये वाला कोस्ट है, ये आपका मालाबार कोस्ट है। मलयालम लैंग्वेज बोली जाती है, M फॉर मलयालम, M फॉर मालाबार कोस्ट, इजिली आप याद रख पाओगे। तो ये हमारा मालाबार कोस्ट आ जाता है, ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद जो हमारा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, पूर्वी तटीय मैदान है, उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। यहाँ तक कि अगर पार्ट की बात करें तो ये आपका नॉर्दर्न सरकार आ जाएगा, उत्तरी सरकार, और नीचे वाला ये जो कोस्टल प्लेन है इतना सारा नीचे की तरफ ये आपका कोरोमंडल कोस्ट आ जाएगा, कोरोमंडल तट आ जाएगा। क्लियर? तो ये हो गया हमारा सेकंड चैप्टर और उससे रिलेटेड आपके मैपवर्क्स के क्वेश्चंस। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे आपके थर्ड चैप्टर की, ड्रेनेज की, अपवा की। इसमें से क्या कुछ रहेगा? इसमें से रहेगी हमारी रिवर्स और इसमें से रहेगी हमारी लेक्स। ओके, रिवर्स है, रिवर्स आइडेंटिफिकेशन के लिए आ सकती है, हालांकि लोकेशन के लिए भी आप थोड़ा तैयार होकर के चलोगे, क्योंकि ये आपके इंटरनल लेवल के अगर एग्जाम्स होते हैं तो कई बार लोकेट करने के लिए भी रिवर दे दी जाती है। तो इसमें रिवर में क्या कुछ रहेगा? इसमें आपकी हिमालयन रिवर में से जो आपको लोकेट करना है, जिनको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, तो वो रहेगी द इंडस, द गंगा, द सतलुज एंड द ब्रह्मपुत्रा। ओके, इंडस की बात करें, गेंजिस यानी कि गंगा की बात करें, सतलुज और ब्रह्मपुत्रा, 4 रिवर्स रहेगी आपके। उसके बाद पेनिनसुलर रिवर्स की बात करें तो इसमें रहेगा आपका द नर्मदा, द तापी, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी एंड महानदी।
ओके, ये आपकी साउथ इंडियन रिवर्स रहेगी। उसके बाद अगर लेक्स की बात करें तो लेक्स में हमें वूलर, पुलिकट, सांभर एंड चिलिका। ओके, ये लेक्स है, ये हमें प्रिपेयर करनी है, लोकेट करने के लिए पूछा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं कहाँ पर कैसे हम किस रिवर को शो करेंगे, कहाँ पे लोकेट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंडस रिवर की। इंडस रिवर है, यहाँ से ओरिजिनेट होती है, यहाँ से, उसके बाद ये इंडिया में एंट्री की और यहाँ से होते हुए फिर यहाँ से यहाँ पर अरेबियन सी में गिर जाती है। तो ये पूरा इसका रास्ता रहेगा, यानी कि यहाँ सबसे पहले जहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, कहाँ से, ये मानसरोवर लेक है तिब्बत में, उसके पास से ओरिजिनेट होती है, वहाँ से निकलती है और उसके बाद ये नॉर्थ वेस्टर्न डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जाती है और उसके बाद गिलगित के पास ये पाकिस्तान में एंट्री करती है और यहाँ पर कराची के पास से होते ये अरेबियन सी में गिर जाती है। और सतलुज रिवर की बात करें तो ये भी लगभग इसी के आसपास ओरिजिनेट होती है, फिर इंडिया में एंट्री करती है और फिर यहाँ पर किसमें मिल जाती है, इंडस रिवर है उसको ज्वाइन कर लेती है। तो ये आपका सतलुज का रास्ता रहेगा। उसके बाद अगर गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी देखिए कि दो ट्रिब्यूटरीज होती है इसकी, भागीरथी और अलकनंदा, ये दोनों निकलती है। उसके बाद यहाँ से बहते हुए इस टाइप से चलते हुए यहाँ बांग्लादेश में एंट्री कर जाती है इसकी एक अगर हम बात करें ब्रांच की, और एक जो इसका पार्ट है स्ट्रीम जो है वो यहाँ से नीचे की तरफ आ जाती है कोलकाता की साइड में, जिसको हम हुगली के नाम से जानते हैं। तो इस टाइप से आपको गंगा को शो करना है। ब्रह्मपुत्रा रिवर की बात करें तो ये भी तिब्बत में मानसरोवर लेक के पास से ईस्ट से निकलती है, जस्ट ए मिनट, उसके ईस्ट से निकलती है, फिर इस टाइप से ये बहती हुई ईस्टर्न डायरेक्शन में बहती है, फिर ये अरुणाचल प्रदेश में इंडिया में एंट्री करती है, देन इट एंटर्स इनटू बांग्लादेश, असम से होते हुए फिर बांग्लादेश में चली जाती है और गंगा को ज्वाइन कर लेती है। ओके, तो ये आपका रहेगा ब्रह्मपुत्रा का रास्ता, ठीक, यानी कि इस टाइप से इनको लोकेट करना, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आप इजीली इसको लोकेट कर पाओ। उसके बाद अगर हम साउथ इंडियन रिवर्स की बात करें तो साउथ इंडियन रिवर्स में हमें क्या कुछ करना है, इसमें हमें करना है नर्मदा, जो इम्पोर्टेंट रहेगी आपकी, नर्मदा इंडिया के सेंटर से थोड़ा सा आगे से निकलेगी ऊपर की साइड से और यहाँ पर बे ऑफ खंबात है, खंबात की खाड़ी में गिर जाती है और ये उसके नीचे तापी नदी है जो कि लेंथ इसकी 724 किलोमीटर है, तो ये लगभग उसके आधी रह जाती है। ओके, उसके साउथ में रहेगी, ये भी खंबात की खाड़ी में गिरती है। उसके बाद अगर गोदावरी रिवर की बात करें तो ये मुंबई, जहाँ पे ये कट है यहाँ पे मुंबई है, ठीक, यहाँ पे भी मुंबई है, इसे थोड़ा ऊपर की तरफ से आपको निकालना है, इसे थोड़ा ऊपर की तरफ और फिर इसको थोड़ा नीचे की साइड में इस टाइप से यहाँ आकर के आपको मिला देना है, ये आपकी गोदावरी हो जाएगी। कृष्णा की बात करें तो यहाँ से निकल के यहाँ पे ये गिरेगी कृष्णा रिवर। और कावेरी की बात करें तो कावेरी है केरल के नॉर्थ से, यहाँ से कर्नाटका से यहाँ से निकलेगी वेस्टर्न घाट से और फिर तमिलनाडु में एंट्री करते हुए यहाँ पे गिर जाएगी। तो इन सभी रिवर्स को आप, इनके कोर्स को, इनके रास्ते को, इनके मार्ग को अच्छे से आपको समझना है। ओके, ये सभी रिवर्स है जो आपके सिलेबस में दी गई है। उसके बाद अगर बात की जाए आपकी मेजर लेक्स की जो आपके सिलेबस में दी गई है, जिसमें क्या कुछ दिया गया है, सबसे पहले तो वूलर लेक हम देखते हैं। वूलर लेक की अगर बात की जाए तो ये जम्मू कश्मीर में है। ओके, जम्मू कश्मीर का ये वाला जो पार्ट है, जब अंदर की तरफ आते हैं तो उससे थोड़ा से अंदर की तरफ लेंगे, ये इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, मीठे पानी की सबसे बड़ी जो झील है, लेक है, वो वूलर लेक है। ओके, इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद राजस्थान के बिल्कुल सेंटर में हमारी सांभर लेक आ जाती है जो कि एक सलाइन वाटर लेक है, खारे पानी की झील है, बिल्कुल सेंटर में, राजस्थान के बिल्कुल बीच में आएगी सांभर लेक। उसके बाद चिलिका लेक जो कि लार्जेस्ट सैलाइन वाटर लेक है, सॉल्ट वाटर लेक कह सकते हैं, खारे पानी की सबसे बड़ी जो हमारी झील है वो है चिलिका लेक है। कहाँ है ये उड़ीसा में आ जाती है। ओके, यहाँ पे ये उड़ीसा में, जहाँ पे उड़ीसा के मैप में आपको एक छोटा सा कट मिलेगा उसके बिल्कुल साथ में। ओके, चिलिका लेक है। उसके बाद यहाँ पे आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश के लगभग सेंटर में कोस्टल एरिया में यहाँ पे कोलेरू लेक आ जाएगी और चेन्नई के बिल्कुल ऊपर आंध्र प्रदेश में आपकी पुलिकट लेक आ जाएगी। तो ये आपके सिलेबस में दी गई लेक्स जिनको आपको लोकेट करना है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की अगर बात करें, नेक्स्ट हमारा चैप्टर रहेगा जिससे रिलेटेड अगर मैप वर्क के क्वेश्चन को देखें तो नेक्स्ट हमारा क्लाइमेट चैप्टर है। इसमें ज़्यादा कुछ आपके मैप वर्क के सिलेबस में नहीं दिया गया। इसमें हमें क्या कुछ लोकेट करना है, एक तो एरिया रिसीविंग द रेनफॉल लेस देन 20 सेंटीमीटर, जहाँ पर 20 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, एवरेज एनुअल रेनफॉल। तो ये वो इलाके हो गए जहाँ पर बहुत कम बारिश होती है, ड्रॉट लाइक सिचुएशन, सूखे जैसी सिचुएशन लगभग बनी रहती है। दूसरा हमें लोकेट करना है एरिया रिसीविंग
रेनफॉल ओवर 200 सेंटीमीटर, जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा एनुअल रेनफॉल होती है। ओके, ये हमें लोकेट करना है। तो चलिए दोनों को हम देख लेते हैं कि ये कहाँ पर किस टाइप से हम इनको लोकेट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उन एरियाज़ की जहाँ पर बारिश लेस देन 20 सेंटीमीटर है। तो इसमें रहेगा आपका लद्दाख का एरिया आ जाएगा, लेह इलाका आ जाएगा लद्दाख का, जहाँ पर रेनफॉल लेस देन 20 सेंटीमीटर होती है। और ये वाला इलाका आ जाएगा, यहाँ पे थोड़ा ऊपर दिया गया, इससे थोड़ा सा नीचे की साइड में ये ले लोगे, वेस्टर्न राजस्थान, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द गुजरात, ये इलाका आ जाएगा जहाँ पर लेस देन 20 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल होती है। ओके, लिटिल बिट इधर से उधर हो जाए तो चलेगा आपका। उसके बाद तीसरा जो इलाका जहाँ पर बारिश कम होती है वो यहाँ पे एक छोटी सी बेल्ट आ जाती है, ये यहाँ पे रेन शेडो जोन आ जाता है, जो कि महाराष्ट्र और कर्नाटका में फैला हुआ है। इस टाइप से ये वाला इलाका इस टाइप से बना सकते हो, ये भी थोड़ा बहुत इधर से उधर हो तो आप डजेंट मैटर, चलेगा ये। तो ये 3 बड़े इलाके हैं जहाँ पर बारिश है वो लेस देन 20 सेंटीमीटर होती है। उसके बाद अगर बात कीजिए कि वो एरिया जहाँ पर बारिश है वो मोर देन 200 सेंटीमीटर होती है, तो कौन से इलाके होंगे। तो देखिए इसमें आपका आ जाएगा, एक तो हमारा ये पूरा का पूरा ईस्टर्न कोस्ट, जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है ये हमारा आ जाएगा, पश्चिमी तटीय मैदान पूरा का पूरा, जो वेस्टर्न घाट का इलाका है वहाँ पर बारिश है वो मोर देन 200 सेंटीमीटर होती है। क्लियर। एक आ जाएगा आपका लक्षद्वीप आइलैंड, एक आ जाएगा आपका यहाँ पर अंडमान निकोबार, उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑलमोस्ट आ जाएगा आपका, यहाँ पे लिटिल बिट पार्ट है तो इसको भी आप इंक्लूड कर सकते हो, और ये वाला पार्ट भी इसमें इंक्लूड करेंगे हम। हमारा जो वेस्ट बंगाल का पार्ट है तो उसका भी कुछ इलाका ऐसा है जहाँ पर बारिश है वो मोर देन 200 सेंटीमीटर है एनुअल रेनफॉल। ओके, तो ये पूरा इलाका इस साइड का ये ले सकते हो, ये ले सकते हो, और हमारे आइलैंड्स ले सकते हो, तो ये इसमें आ जाएंगे आपके जहाँ पर बारिश 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है। क्लियर। तो ये हो गया आपका 4th चैप्टर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर की अगर बात करें तो आपका 5th चैप्टर है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी। इस चैप्टर में से आपका क्या कुछ रहेगा। इस चैप्टर की बात करें तो इसमें फर्स्ट तो आपका रहेगा वेजिटेशन टाइप्स। ओके, यानी कि आपके 5 टाइप्स के जो फॉरेस्ट दिए गए हैं वो आपके रहेंगे, उनको आइडेंटिफिकेशन के लिए रहेंगे, मतलब उनको पहचानना है कि जैसे आपको कोई एक दे दिया गया और ए आपको पहचानना है कि किस टाइप के फॉरेस्ट है। ओके, तो इसमें एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेसिडुअस फॉरेस्ट, थॉर्न फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट और मैनग्रोव फॉरेस्ट, 5 रहेंगे हमारे। ओके, ऑल 5 है, इनको आइडेंटिफाई करना होगा। और कुछ रहेंगे हमारे नेशनल पार्क। नेशनल पार्क की बात करें तो इसमें क्या कुछ रहेगा आपके, इसमें रहेगा आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, मानस, काजीरंगा, रणथंबोर, शिवपुरी, कान्हा, सिमलीपाल। ओके, ये रहेंगे। बर्ड सेंचुरीज की बात करें तो इसमें भरतपुर और रंगनथिट्टू, और उसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करें तो इसमें सरिस्का है, मधुमलाई है, दाचीगम है और राजाजी नेशनल पार्क है। ये सब कुछ इसमें रहेंगे। तो चलिए एक एक करके इनको हम लोकेट करते हैं। सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन वाले मैप को करेंगे कि हमारे यहाँ पर 5 टाइप्स के फॉरेस्ट मिलते हैं तो कौन से कहाँ पर है। तो सबसे पहले देखिए कि ये माउंटेन फॉरेस्ट है, इनको आइडेंटिफाई करना ईजी रहेगा। ऊपर का जो हिमालय वाला टोटल इलाका है उसमें माउंटेन फॉरेस्ट ही मिलते हैं। ठीक, तो ये तो हम लोकेट, अगर ये दिया जाता है और हमसे पूछा जाता है किस टाइप के फॉरेस्ट है तो आप इजीली इनको आइडेंटिफाई कर पाओगे। उसके बाद ये वाला जो इलाका है इस साइड में वेस्टर्न राजस्थान का इलाका आ गया, गुजरात का इलाका आ गया, और ये बीच का इलाका है जहाँ पर बारिश कम हो रही है, यहाँ पर थॉर्न फॉरेस्ट मिलते हैं। कौन से फॉरेस्ट हैं? थॉर्न फॉरेस्ट, शुष्क वन, कंटीले वन, झाड़ियाँ, ये यहाँ पे मिलते हैं, तो इनको भी आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। उसके बाद तीसरे टाइप की अगर हम फॉरेस्ट की बात करें तो है एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ मिलेंगे? जहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है। तो ये हमारा पूरा पूरा ये हो गया, हमारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन हो गया, हमारा लक्षद्वीप आइलैंड हो गया, हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड हो गया, हमारा यहाँ पे ये वाला इलाका, कुछ कोस्टल एरिया हो गया उड़ीसा का, देन वेस्ट बंगाल, देन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ऊपर का अरुणाचल प्रदेश को अगर हम छोड़ते हैं तो ये वो इलाके हैं जहाँ पर बारिश अच्छी खासी होती है, मोर देन 200 सेंटीमीटर होती है। तो यहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट कौन से होते हैं? दोज फॉरेस्ट विच रिमेन्स एवरग्रीन थ्रू आउट द ईयर, यानी पूरे साल हरे भरे रहते हैं। ये जो अपनी पत्तियों को तो गिराते हैं, दीज फॉरेस्ट शेड देयर लीव्स, बट जो अलग अलग टाइप्स के प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, उनके ये जो पीरियड होता है वो अलग अलग होता है, अलग अलग मंथ्स में ये पत्तियाँ गिराते हैं, इसलिए वो हरे भरे दिखते हैं। तो ये उन इलाकों में मिलते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है यहाँ पे डेसिडुअस फॉरेस्ट, जिनको हम हिंदी में कहेंगे पतझड़ी वन, जो पत्ते गिराते हैं। ये वो इलाके हैं जहाँ पर मीडियम रेनफॉल होती है, 70 to 200 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है, वहाँ पे मिलते हैं। तो ये जो बीच का इलाका है, यहाँ पे अगर हम
थॉर्न फॉरेस्ट को निकाल दें, एवरग्रीन को निकाल दें, तो बाकी ज़्यादातर जो एरिया है वो यही इलाका है जहाँ पर डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलते हैं। ओके, पतझड़ी वन मिलते हैं, शुष्क वन मिलते हैं। ठीक, ये जो फॉरेस्ट है ये सबसे ज़्यादा बड़े एरिया में इंडिया में, तो इससे भी आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि हाँ ये डेसिडुअस फॉरेस्ट है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट वन जो है टाइडल फॉरेस्ट, जिनको आप मैनग्रोव फॉरेस्ट कह सकते हैं, जिनको हम डेल्टाई फॉरेस्ट भी कह सकते हैं। ये डेल्टाई रीजन में मिलते हैं। अब देखिए डेल्टाई रीजन यहाँ पे हो गया सुंदरवन डेल्टा, देन महानदी डेल्टा, यहाँ पे कृष्णा और गोदावरी डेल्टा। तो ये तीन इलाके हैं जहाँ पे थोड़ी थोड़े पॉइंट्स में आपको दिए गए, तो इनको भी आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे। ये आपको लोकेट नहीं करने होंगे, आइडेंटिफाई करने। मान लीजिए ये दे दिया और आपसे पूछ दिया गया कि विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर दिस, तो आपको पहचानना है कि भाई ये किस टाइप वाले फॉरेस्ट है। तो ये हो गए आपके टाइडल फॉरेस्ट। तो ये यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि 5 टाइप्स की वेजिटेशन है जो आपके सिलेबस में दी गई है। उसके बाद इस चैप्टर से रिलेटेड हमें दिए गए कुछ नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बर्ड सेंचुरीज है जिनको हमें करना है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या लोकेट करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे आपके बर्ड सेंचुरीज की बात कर लेते हैं। तो बर्ड सेंचुरीज में आपका दिया गया रंगनथिट्टू, कहाँ पर है ये जहाँ पर केरल, तमिलनाडु और कर्नाटका, इनकी बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर हमें एग्जैक्ट लोकेट करना है, ये रंगनथिट्टू रहेगा। उसके बाद भरतपुर बर्ड सेंचुरी दी गई है। भरतपुर बर्ड सेंचुरी की अगर बात करें तो ये हमें ऊपर की तरफ हम जाएंगे तो यहाँ पे हमारी भरतपुर बर्ड सेंचुरी है राजस्थान में। ओके, राजस्थान का अगर इस लाइन को हम थोड़ा सा सीधा खींचे तो इसमें आ जाएगा बिल्कुल, और इस लाइन को अगर हम नीचे ले लें तो जहाँ पे ये क्रॉस करेंगे वहाँ पे आपका भरतपुर आ जाएगा। ओके, तो ये आपका भरतपुर और रंगनथिट्टू 2 बर्ड सेंचुरी आपके सिलेबस में दी गई है। उसके बाद हमें क्या दिया गया है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की बात कर लेते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में सबसे पहले हम देखेंगे दाचिगम, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। ओके, उसके बाद राजाजी नेशनल पार्क है। इसकी अगर बात करें तो ये आपका साउथ वेस्टर्न डायरेक्शन में आ जाएगा, उत्तराखंड के इस साइड में लोकेट करना है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपका आ जाएगा सरिस्का। सरिस्का की अगर बात करें तो राजस्थान के इस पार्ट से हम सीधी अगर लाइन लेते हैं और इससे अगर हम टच करवाते हैं जहाँ से नेपाल का इस कोने से, तो इस लाइन के ऊपर है लगभग ये। ओके, और इस लाइन को हम नीचे लें, जिस लाइन को हमने लिया था जहाँ से कट शुरू होता है, तो जहाँ पे ये क्रॉस करेंगे तो वहाँ पर आपका सरिस्का मिलेगा, यानी कि भरतपुर से थोड़ा सा ऊपर की तरफ। ओके, तो यहाँ पे आपका सरिस्का, यहाँ पे इसलिए मैं बता रहा हूँ ये लाइन के थ्रू, क्योंकि आपको जो मैप मिलेगा उसमें आउटलाइंस मैप मिलने वाला है, तो उसमें स्टेट बाउंड्रीज नहीं होगी, तो लोकेट करने में कई बार इश्यू रहते हैं कि यहाँ भाई कहाँ पे लोकेट करना, हमें ईजिली कैसे लोकेट कर पाएँ। तो ये रहेगा आपका दाचिगम, जम्मू कश्मीर में है। राजाजी नेशनल पार्क है जो ये आपका दिया गया है उत्तराखंड में। उसके बाद सरिस्का है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी दी गई है, कहाँ पे दी गई, ये आपके राजस्थान में रहेगी। और नीचे की तरफ चलें तो यहाँ पे हमारा तमिलनाडु में मद्दुमलाई रहेगा। ओके, यहाँ पे मद्दुमलाई रहेगा जो कि तमिलनाडु और केरल के बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर है। उसके बाद नेशनल पार्क हमारे एग्जाम में दिए गए हैं, जिनके भी अच्छे खासे चांसेस रहेंगे आपके एग्जाम में पूछे जाने के आने के। तो इसमें रहेगा जिम कॉर्बेट, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा बार आपके एग्जाम में रिपीट होता है। ये इंडिया का पहला नेशनल पार्क है। जो जिम कॉर्बेट है ये कहाँ पे है, साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन में बिल्कुल, यानी कि साउथ और ईस्टर्न डायरेक्शन नेपाल के बॉर्डर के पास आ जाता है नीचे। ओके, उसके बाद आपका रणथंबोर दिया गया है, दैट इज इन राजस्थान। भरतपुर से थोड़ा और नीचे की तरफ आ जाएंगे, यहाँ आपका रणथंबोर मिलेगा। शिवपुरी इन मध्य प्रदेश, झांसी से नीचे की साइड में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कान्हा नेशनल पार्क है, ये भी मध्य प्रदेश में। सिमलीपाल इम्पोर्टेंट है, ये यहाँ पे आपका उड़ीसा में दिया गया। उसके बाद यहाँ पे आप लोकेट करोगे मानस, ये भी काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ये असम में है। और काजीरंगा, ये भी असम में थोड़ा ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो ये आपके एग्जाम में नेशनल पार्क है। अगर हम नीचे की तरफ जाएँ तो यहाँ पर हमारे पास कोई नेशनल पार्क नहीं है। ओके, तो ये रहेंगे आपके एग्जाम में चैप्टर नंबर 5 से। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की अगर बात करें तो नेक्स्ट हमारा 6th जो चैप्टर रहेगा क्लास 11th जियो में, सोयल मृदा चैप्टर हमें दिया गया। इसमें हमें क्या करना है, इसमें से हमें सिर्फ सोइल्स को आइडेंटिफाई करना है, यानी कि सोइल्स दी जाएगी और हमसे पूछा जाएगा, जैसे पॉइंट दे दिएगा, पॉइंट हमें दे दिएगा ई, हमें क्या करना है, हमें आइडेंटिफाई करना है विच टाइप ऑफ सोइल इज दिस। तो इसमें हमें दिया गया एलुअल सोइल, ब्लैक सोइल, रेड सोइल, लैटराइट सोइल, एरिड सोइल, फॉरेस्ट सोइल, और इनको क्या करना है, सिर्फ आइडेंटिफाई करना है, पहचान करनी है इनकी। ओके, तो यहाँ पे देखिए कैसे हम इनको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो सबसे पहले देखिए हमारे यहाँ पे ये सोइल टाइप है, 6 जो मेजर सोइल टाइप है। एलुअल सोइल है हमारे,
ब्लैक सॉइल है, रेड सॉइल है, लैटराइट है, माउंटेन सॉइल है और उसके बाद एरिड या डेजर्ट सॉइल है। तो सबसे पहले हम ऊपर से शुरुआत करते हैं। तो ये जो ग्रीन शेड में दिया गया ये आपकी माउंटेन या फिर फॉरेस्ट सॉइल बोल सकते हैं इसको, माउंटेन या फॉरेस्ट सॉइल है। ये यहाँ पे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड सम पार्ट्स ऑफ यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पे रहेगी। उसके बाद नीचे की तरफ हम जाएं तो पंजाब, हरियाणा, सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान, यूपी, बिहार या वेस्ट बंगाल और कोस्टल प्लेन्स जो हमारे आ गए, तटीय मैदान हो गए, असम में एक बेल्ट आ गई, ये पूरी की पूरी, यहाँ गुजरात का कुछ पार्ट भी आ जाता है। ये पूरी की पूरी जो बेल्ट है ये है एलुवियल सॉइल की, जलोढ़ मिट्टी की, जो हमारे देश में सबसे ज़्यादा बड़े इलाके में फैली हुई है और सबसे फर्टाइल, मोस्ट फर्टाइल सॉइल है ये। उसके बाद ये हमारी यहाँ पे डेजर्ट सॉइल, जिसको आप एरिड सॉइल भी कह सकते हो, मरुस्थलीय मिट्टी, शुष्क मिट्टी है। ये जो आपकी माउंटेन सॉइल है, माउंटेन सॉइल और जो एरिड सॉइल है, इसके एग्जाम में आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। उसके बाद अगर हम नीचे की तरफ आएँ तो यहाँ पे हमें दी गई ब्लैक सॉइल, जो कि ब्लैक शेड से ही हमें शो की गई। ये भी एग्जाम में इक्का दुक्का बार पूछ लिया जाता है। ये आपकी ब्लैक सॉइल रहेगी, जो कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और लिटिल बिट इन गुजरात यहाँ पर फैली हुई है। उसके बाद जो रेड शेड से आपको शो की गई, साउथ इंडिया का ज़्यादातर जो पार्ट है, नॉर्थ ईस्टर्न का भी अच्छा खासा पार्ट है, वो रेड सॉइल के अंडर आता है। ओके, जो कि कंपैरेटिवली लेस फर्टाइल सॉइल है। और ये अगर हम बात करें मोटे अनाज के लिए, मोटे अनाज होते हैं उनके लिए थोड़ी सी बेटर रहती है। उसके बाद लैटराइट सॉइल है, जो कहीं कहीं पे आपको पैचेस में दिखाई देगी, दिस वन हियर, दिस वन इन मेघालय एंड असम। ओके, यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, तो ये पैचेस में है, ये आपकी लैटराइट सॉइल आ जाएगी। दैट इज़ द मोस्ट सूटेबल सॉइल फॉर द टी एंड कॉफ़ी। तो ये रहेगी आपकी सॉइल्स और इनको करना आपको ओनली आइडेंटिफाई। ओके, तो ये सब कुछ आपका रहेगा 6 चैप्टर में से। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट बुक की। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको ट्राई करेंगे हम PDF अवेलेबल करवा दें। तो उसके लिए क्या करना है, आप टेलीग्राम के चैनल के ऊपर जाकर के कनेक्ट हो सकते हो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे। अदरवाइज़ यहाँ से भी आप देख सकते हो कि ज्योग्राफी गुरु, इसको आपको सर्च करना है और आप चैनल को ज्वाइन कर पाओगे। वहाँ पे कमेंट सेक्शन है, वो ओपन किया गया है, तो वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हो। ओके, रिप्लाई दिया जाएगा। इसके साथ साथ इंस्टाग्राम है, वहाँ पर भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो। आप अपने डाउट्स से, अपनी क्यूरीज है, वो डिस्कस की जा सकती है। चलिए अब हम बात करते हैं आपकी सेकेंड बुक की, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी की। इसमें से क्या कुछ रहेगा, देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चैप्टर है, वहाँ से मैप का कुछ नहीं बन रहा है। सीधा हम फोर्थ चैप्टर में चलेंगे। फोर्थ चैप्टर में हमारा फोर्थ चैप्टर है कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। ओके, इसमें से क्या कुछ हमें लोकेट करना है, तो इसमें रहेगा मेजर प्लेट्स, इसमें है आपका यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अंटार्कटिकन प्लेट और पैसिफिक प्लेट। यानी कि ये मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स है जो हमें लोकेट करनी हो सकती है या फिर आइडेंटिफिकेशन के लिए भी आ सकता है। और माइनर प्लेट्स में से ओनली 3 रहेंगे आपके एग्जाम में, उसमें नाज़का, कोकोस और फिलीपाइंस प्लेट। इसके साथ साथ हमारा रहेगा रिंग ऑफ फायर। इसमें से देखिए कि वैसे तो हमें लोकेट करने के चांसेस भी रहेंगे, लेकिन कम चांसेस है, ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि हमें आइडेंटिफाई करना। प्लेट दी होगी, हमें पहचाना कि ये कौन से वाली प्लेट है। ओके, और रिंग ऑफ फायर है, ये भी आइडेंटिफिकेशन या लोकेशन दोनों के लिए पूछा जा सकता है। चलिए अब हम देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम प्लेट्स की बात करेंगे, टेक्टोनिक प्लेट्स की, कि कौन सी प्लेट कहाँ पर दी गई है। तो देखिए मेजर जो प्लेट्स है उसको पहचानना आसान है। आसान इसलिए कि जो मेजर जो प्लेट्स की अगर बात करें तो टोटल कंटिनेंट्स कितनी है, 7। तो 7 मेजर प्लेट्स है, लेकिन सभी कंटिनेंट्स के नाम से एक प्लेट नहीं है। 6 जो प्लेट्स है उनके नेम है वो कंटिनेंट के नाम पर दिए गए, और 7th जो प्लेट है उसका नाम है पैसिफिक ओशियन के नाम पर। ओके, इसमें एक जो कौन सा कंटिनेंट है, कौन सा महाद्वीप है जिसके नाम के ऊपर प्लेट नहीं है, तो वो है यूरोप और एशिया। उनकी अलग नहीं है, उनकी इकट्ठी है, यूरेशियाई प्लेट है। ओके, इसलिए एक प्लेट बच गई ना, तो उसका नाम है पैसिफिक प्लेट। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं यूरेशियाई प्लेट को। यूरेशियाई प्लेट है जो एंटायर यूरोप और एशिया को कवर करता है। ओके, ऊपर की तरफ ये हमारी यूरेशियाई प्लेट है जो काफ़ी लंबे चौड़े इलाके में फैली हुई है, तो यूरोप और एशिया को कंप्लीट कवर करता है। उसके बाद यहाँ पे इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट है, ये ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो इसमें कवर हो जाता है। हालांकि कई बार हम जो इसका नॉर्दर्न पार्ट है उसको इंडियन प्लेट के नाम से सेपरेटली भी हम जान सकते हैं, अदरवाइज ये इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट कहलाएगी ये पूरी की पूरी। ये आपकी अफ्रीकन प्लेट है कंप्लीट यहाँ से यहाँ। ओके,
ये आपकी अफ्रीकन प्लेट है, यहाँ पे ये अरेबियन प्लेट है, ये एक माइनर प्लेट आ जाती है जो कि अलग है, सेपरेट है। ओके, उसके बाद यहाँ पे ये आपकी फिलीपाइन प्लेट है, ये भी आपकी सेपरेट है ईस्टर्न पार्ट में अगर हम देखें। ओके, ये आपकी फिलीपाइंस प्लेट है, ये भी माइनर प्लेट में आ जाएगी। ऊपर की तरफ चलें तो ये आपकी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट आ जाएगी, यहाँ पे आपकी साउथ अमेरिकन प्लेट आ जाएगी, ये आपकी पैसिफिक ओशन प्लेट है जो पैसिफिक ओशन में। ओके, यहाँ पे ये नाज़का आपकी माइनर प्लेट है जो आपके सिलेबस में दी गई है, जो कि साउथ अमेरिकन कंटिनेंट के वेस्ट में, पश्चिम में दी गई है। ओके, और इससे ऊपर की तरफ अगर हम जाएं, जो नॉर्थ अमेरिका है उसके साउथ में जाएं तो यहाँ पे आपकी कोकोस प्लेट आ जाएगी। तो इसमें देखिए मेजर प्लेट्स की बात करता हूँ मैं, तो ये आपकी नंबर 1 हो गई यूरेशिया प्लेट, ये आपकी नंबर 2 हो गई ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, ये आपकी नंबर 3 होगी अफ्रीकन प्लेट, ये आपकी नंबर 4 हो गई नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, ये आपकी नंबर 5 हो गई साउथ अमेरिकन प्लेट, ये आपकी नंबर 6 होगी पैसिफिक प्लेट, और ये अंटार्कटिकन प्लेट नंबर 7 हो गई नीचे की साइड में। ओके, माइनर प्लेट की बात करें तो ये आपकी नंबर 1 हो गई, ये आपकी फिलीपाइंस प्लेट है, नंबर 2 आपकी नाज़का प्लेट है, और नंबर 3 आपकी कोकोस प्लेट है। ये सब कुछ आपको करना है, इनको सिर्फ आपको पहचानना होगा, लोकेट नहीं करना है। ओके, आइडेंटिफाई करना है ओनली। उसके बाद हम बात करेंगे रिंग ऑफ फायर की। रिंग ऑफ फायर मतलब वो एरिया जहाँ पर सबसे ज़्यादा भूकंप, अर्थक्वेक, ओके, और वॉल्केनिक इरप्शन होते हैं। ओके, भूकंप भी आते हैं यहाँ पे, ज्वालामुखी स्फोट भी होते हैं। तो ये जो यहाँ का पूरा है, जो साउथ अमेरिका है, इसका वेस्टर्न कोस्ट से अगर हम लें यहाँ से होते हुए इस टाइप से एक रिंग बन जाता है जिसको रिंग ऑफ फायर के नाम से जानते हैं। ओके, पूरा का पूरा, तो इसे बोलते हैं रिंग ऑफ फायर, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉल्केनिक इरप्शन यानी ज्वालामुखी स्फोट भी होते हैं, सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं। तो इस टाइप से छोटे छोटे आप डॉट्स बनाते रहोगे और ऐसे आपका रिंग ऑफ फायर हो जाएगा। एग्जैक्ट अगर शो नहीं कर पा रहे हो तो भी कोई बात नहीं, चलेगा ये। ओके, तो ये भी आपका 4th चैप्टर से रिलेटेड रहेगा। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की। नेक्स्ट है आपका 13th चैप्टर है वाटर ओशन, जो ओशनिक वाटर की बात की गई। इसमें हमें 5 जो ओशंस हैं उनको आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए 5 ओशंस कहाँ पर है, तो इसमें आपको दिखाते हैं हम उन 5 ओशंस को। ओके, सबसे पहले यहाँ देखिए ये पैसिफिक ओशन है, ये यहाँ इस साइड भी अगर देखें तो ये आपका पैसिफिक ओशन आएगा। ओके, ये आपका पैसिफिक ओशन है ऑन दिस साइड एंड दिस साइड। ओके, यहाँ पे आपका इंडियन ओशन हो गया, हिंद महासागर हो गया। यहाँ पे आपका जो एस की शेप में है ये आपका अटलांटिक ओशन हो गया। ओके, ऊपर की तरफ अगर हम जाएं, यूरोप के ऊपर की तरफ, एशिया के ऊपर की तरफ, नॉर्थ पोल की तरफ जाएं तो ये आपका आर्कटिक ओशन आ जाएगा, आर्कटिक ओशन। और नीचे की तरफ अगर हम जाएं, यहाँ पे नीचे की तरफ जो अंटार्कटिका है उसके आसपास का ये जो पार्ट है जहाँ पर सभी ओशंस का पानी मिल जाता है। ओके, इसको हम बोलते हैं साउदर्न ओशन। ठीक, यानी कि आपका पैसिफिक ओशन हो गया, ये आपका इंडियन ओशन हो गया, ये अटलांटिक ओशन हो गया। ऊपर की तरफ अगर जाके देखेंगे तो वहाँ पे आर्कटिक ओशन होगा और यहाँ पे आपका साउदर्न ओशन होगा। तो इनको अच्छे से आपको पता होना चाहिए। क्लियर, तो ये हो गया आपका 13th चैप्टर और उससे रिलेटेड मैप वर्क। उसके बाद हम 14th चैप्टर की बात करेंगे। ये हमारा 13 ही मैंने मेंशन कर दिया। 14th आपका मूवमेंट्स इन द ओशन वाटर। इसमें क्या करना है, इसमें हमें ओशन करंट्स है उनको हमें आइडेंटिफाई करना है। कुछ इंपॉर्टेंट ओशन करंट्स है, कोल्ड करंट्स और वार्म करंट्स है, आइडेंटिफाई के लिए ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसमें देखिए क्या कुछ दिया गया है, कुछ इंपॉर्टेंट हम ओशन करंट्स की बात करेंगे। तो यहाँ पे कौन कौन सी करनी है वो मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा। इसमें से जो रेड से शो की गई वो आपकी वार्म है और जो ब्लू से शो की गई है वो आपकी कोल्ड ओशन करंट्स रहेगी। तो इसमें हमें क्या करना है, एक तो मोजाम्बिक है, ये दिस वन इज़ द मोजाम्बिक। ओके, यहाँ पे ओशन करंट है, वार्म ओशन करंट है ये। उसके बाद आपको ब्राज़ीलियन ओशन करंट करनी है जो ब्राज़ील के कोस्ट के साथ है, ये भी वार्म ओशन करंट है। इसके साथ साथ कैनारी ओशन करंट करनी है, ये आपकी कोल्ड ओशन करंट है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम करनी है, ये आपकी वार्म ओशन करंट है। ओके, इसके साथ साथ आपको पेरू ओशन करंट करनी है, ये आपकी कोल्ड ओशन करंट है। क्लियर, ये कैलिफोर्नियन ओशन करंट करनी है, ये आपकी कोल्ड ओशन करंट है। उसके बाद एक और करनी है आपको, यानी कि सिर्फ लिमिटेड रहेगी। मोजाम्बिक हो गई आपकी पहली, दूसरी होगी आपकी ब्राज़ीलियन, तीसरी होगी आपकी कैनारी, फोर्थ होगी गल्फ स्ट्रीम, फिफ्थ होगी पेरू, सिक्स्थ होगी आपकी कैलिफोर्नियन, और उसके बाद 7th की अगर बात करें तो ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा हमें। 7th होगी आपकी लेब्राडोर। ओके, यहाँ पे ये आपकी लेब्राडोर होगी, ये भी कोल्ड ओशन करंट है। तो ये ओशन करंट्स है जो आपसे पूछा जा सकता है किसके लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए।
पहली मोजाम्बिक हो गई, ओके। सेकंड आपकी यहाँ पे ब्राज़ीलियन हो गई। जस्ट ए मिनट, हमने कुछ गड़बड़ कर दी है, जस्ट ए मिनट। रिज्यूम निकला हुआ है, हमें जाना है यहाँ पे, ओके। जस्ट आ गए वापस, थैंक गॉड। चलिए उसके बाद हम नीचे की तरफ चलते हैं। तो ये हमारा था, बस इतना ही है और कुछ नहीं आपके, यानी कि ये था आपका टोटल क्लास 11th ज्योग्राफी भूगोल का मैप वर्क। उसके सिलेबस की हमने बात की, समझा हमने मैप वर्क के सॉल्यूशन को कि आपको कहाँ से क्या पूछा जा सकता है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जो काफ़ी एफर्ट्स के साथ बनाया गया है, जो काफ़ी कहीं से इन चीज़ों को कलेक्ट करके हम लेकर के आए ताकि आपके लिए मैप वर्क में स्कोर करना इजी हो जाए, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हाँ, एक छोटा सा कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।